तो कहानी शुरू होती है एक बाप और बेटे की नोकझोंक से। बेटा जो कि बाहर घूमने जाने की जिद कर रहा होता है, वहीं हर एक टिपिकल पेरेंट्स की तरह पिताजी उसे बाहर ले जाने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन बेटे के लगातार जिद करने पे पिताजी वही पुराना घिसा पिटा आइडिया अपनाते हैं। एक शर्त के बदले दूसरी शर्त। पिताजी बस एक छोटी सी शर्त रख देते हैं कि तुम भगवान से सब कुछ मंगलमय होने की ढेर सारी प्रार्थनाएं करो तो तुम्हारी जिद मान ली जाएगी। मतलब देख रहे हो ना कितनी धार्मिक फैमिली है ये। इतनी छोटी सी शर्त। वेल बीइंग ए हाफ नास्तिक, मुझे पूजा पाठ वगैरह करने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन इतनी आसानी से सारी इच्छाएं पूरी हो रही हों तो प्रेयर करने में क्या ही हर्ज है। सो एनीवेज, इस सीन से डायरेक्टर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि ये मूवी एक रिलीजियस एस्पेक्ट बेस्ड हॉरर मूवी है। ये भूतिया मूवी है। इस बात का दूसरा एग्जाम्पल हमें आगे ही देखने को मिलता है, जब एक चमकीली आंखों वाला बंदा पिताजी को बुरी तरह से घायल करके कार दौड़ा के भाग जाता है। फिर पिताजी रेस्ट इन पीस हो जाते हैं और अपने बेटे को आत्माओं की दुनिया से संदेशा भेजते हैं कि अपनी दादी का ख्याल रखना, पढ़ाई वगैरह करना एंड ऑल। अब बेटे को लगता है कि इतनी सारी पूजा पाठ करने के बावजूद ये हाल है, इसलिए वो अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानता है और फिर वो कंप्लीट नास्तिक बन जाता है। तो ये है मूवी का इंट्रो। इस मूवी में हम लोग विटनेस करेंगे एक वर्ल्ड को जहां अल्टीमेट एंटी गॉड ल्यूसीफर ने अपने दूत इधर उधर छोड़ रखे होते हैं और ये डीमंस कमजोर लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में करके चारों तरफ अंधेरे का शासन फैलाना चाहते हैं। लेकिन अपना हीरो इन भूतों की जम के पिटाई लगाता है। तो स्पॉइलर की चिंता किए बिना चलिए आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है 20 साल के बाद। अब बेटा जवान हो गया होता है और फ्री स्टाइल फाइटर बन जाता है, जिसका कोड नेम होता है अनडिफीटेड ग्रीम रीपर। और फ्रैंकली स्पीकिंग टू इस सीन के बाद इस कोड नेम का कहीं जिक्र ही नहीं होता। वेल, अनडिफीटेड ग्रीम रीपर का असली नाम होता है योंग हू पार्क। एक रात जब योंग हू पार्क मजे में अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, तभी एक अजीबोगरीब क्रिएचर उसकी बॉडी के ऊपर कबड्डी खेलने लग जाता है। वो क्रिएचर क्या कर रहा होता है भगवान ही जाने। जब योंग हू की नींद खुलती है तो उसकी हथेली में कट के निशान होते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर्स भी हार मान जाते हैं। फिर उसका असिस्टेंट उसे एक एग्जिट से मिलने की सलाह देता है। हालांकि योंग हू एक नास्तिक होता है, लेकिन यहां भाई पिघल गया। तो एग्जिट एक 15 साल की बच्ची होती है जो कि अंधी होती है, लेकिन भूत पिशाच वगैरह को देख सकती है। तो वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारे आजू बाजू तो भूतों की बहुत सारी टोली है, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान को लेके बहुत सारी नफरत है। लेकिन योंग हू ब्रो को घंटा फर्क नहीं पड़ता ये बात जान के। सख्त लौंडा है अपना भाई। एनीवेज, वो उसे बताती है कि अपनी हथेली के निशान को ठीक करने के लिए उसे साउथ डायरेक्शन वाले चर्च में जाना चाहिए। वहां उसकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। बट वहां पहुंच के पता चलता है कि द पर्सन हु वाज सपोज टू हेल्प हिम वो एक चर्च के फादर हैं। असल में उस दौरान वो चर्च फादर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन जिस भूत के ऊपर तंत्र मंत्र चल रहा होता है, वो भूत फादर से ज्यादा खतरनाक निकलता है। ये देख के फादर का जो वर्किंग असिस्टेंट होता है वो वहां से फरार हो जाता है और फिर फादर अकेले रह जाते हैं और भूत उन पे हावी होने लगते हैं। ठीक इसी वक्त हमारे हीरो की एंट्री होती है। योंग हू अपनी बाहुबली हाथों से भूत की जम के धुनाई लगाता है और फादर की जान बचाता है। असल में फादर जी एक फ्रीलांसर होते हैं, समथिंग लाइक गोस्ट बस्टर। तो चर्च फादर योंग हू की इस सुपर पावर से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर योंग हू की हेल्प करने के लिए उसे क्रॉस देते हैं, ताकि ये भूत लोग क्रॉस के डर से उससे दूर रहें। और जो उसकी हथेली पे चोट के निशान होते हैं, चर्च फादर बताते हैं कि जीसस क्रिस्ट को लटकाते वक्त उनके हाथ में जो चोट के निशान बने थे, ये निशान उसी को रिजेंबल करते हैं जिसको कि स्टिग्मा कहा जाता है। मीनवाइल स्टोरी में इंट्रोडक्शन होता है एक विलन का, जिसका नाम होता है यीशिन। तो यीशिन का लाइफ मिशन कुछ ऐसे होता है जो कि अक्सर हर एक भूतिया फिल्म के मेन विलन का मिशन होता है। पहले तो मासूम कमजोर लोगों को झांसे में लेना, फिर उनकी सोल को कब्जे में करना और अल्टीमेटली उनकी सोल को डेविल को ऑफर कर देना। तो ऐसे ही एक विक्टिम को एक्सॉर्सिस्ट करने के लिए फादर एन को रिक्वेस्ट आती है और चूंकि योंग हू पार्क उस समय फादर के साथ ही होता है, वो भी उनकी एक्सॉर्सिस्ट प्रोसेस में हेल्प करने के साथ चला जाता है। जब वही लोग विक्टिम के पास पहुंचते हैं और अपना तंत्र मंत्र अपनाते हैं पोजेस्ड लड़की के ऊपर, तो पता चलता है कि ये वाला भूत तो ऐसे छोटे मोटे तंत्र मंत्र से कंप्लीटली इम्यून है। फिर फादर एन अपना रामबाण निकालते हैं और होली वाटर उस लड़की को जबरदस्ती पिला देते हैं। और भाई साहब, फिर लड़की क्या चुड़ैल बनती है। बस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख के मजा ही आ जाता है। कुछ भी कहो, ये कोरिया और जापान वाले भूत वगैरह को एकदम रियलिस्टिक ही बनाते हैं। फिर भूत फादर एन को उठा के साइड में फेंक देता है। योंग हू पार्क फिर एक्शन में आता है, अपसाइड डाउन होके
अल्टीमेटली उस भूत को लड़की की बॉडी में से भगाने में सक्सेसफुल हो जाता है। काफी ताकतवर भूतनी थी। फादर एन तो ऑलमोस्ट ऊपर ही पहुंचने वाले थे। वहीं यी शिन को रियलाइज हो जाता है कि पिक्चर में कोई नया बंदा आया है जो कि उसके सारे विक्टिम्स को आजाद करा रहा है। सो वो एक चर्च फादर का वेश बदल के योंग हू पार्क से मिलने चला जाता है और उसे सावधान करता है कि फादर एन अच्छे आदमी नहीं है, वो इसके सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑल। फॉर ए टाइम बीइंग योंग हू पार्क उसके झांसे में आ जाता है और नेक्स्ट डे जब फादर एन उसे एक और एग्जॉर्सिस प्रोसेस के लिए इनवाइट करते हैं तो योंग हू पार्क साथ देने से मना कर देता है। तो फादर को अकेले ही एग्जॉर्सिस प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। इस बार विक्टिम एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन सिर्फ ये नाम का ही बच्चा होता है। कहने का मतलब है वहां नन्स भगवान को प्रेयर कर रही होती हैं और ये उनकी भूतिया तरीके से मजे ले रहा होता है। खैर फादर एन टाइम पे पहुंच जाते हैं और फिर उस बच्चे के ऊपर एग्जॉर्सिस करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत ही आसानी से वही एग्जॉर्सिज्म करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन माजरा यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही फादर एन बाकी लोगों को संतावना देते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, तभी वो बच्चा हवा में उड़ने लगता है और पता चलता है कि उसकी बॉडी पे एक नहीं, दो नहीं, 666 डीमंस ने कब्जा कर रखा है। 666 नंबर सुनते ही मुझे तो समझ आ गया होता है कि फादर एन की तो लगने वाली है और फिर होता भी कुछ ऐसा है। लेकिन देर से ही सही योंग हू पार्क वहां एंट्री करता है और सब ठीक कर देता है। आगे फादर एन घर वापस लौटने के रास्ते में योंग हू पार्क को कुछ मॉरल ज्ञान देते हैं कि गॉड ने तुम्हें इस नेक काम के लिए इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान थे और तुम भी अपने पिताजी जैसे ही नेक बंदे हो। फिर रात को फादर एन को कॉल आता है कि वो बच्चा जिसे कि उन लोगों ने बचाया था वो अचानक रेस्ट इन पीस हो गया है। कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। तो वही लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां यीशिन दिखाई पड़ता है। योंग हू पार्क यीशिन को देखते ही उसके पीछे पीछे भागता है। मीनवाइल यीशिन फादर एन पे अटैक कर देता है। इस एक्सीडेंट के बाद योंग हू पार्क टोटली फ्यूरियस मूड में आ जाता है और फुली सूटअप होके निकल पड़ता है यीशिन का खात्मा करने। वहां यीशिन भी वैम्पायर्स की आर्मी बना रहा होता है योंग हू पार्क से लड़ने के लिए, लेकिन उसकी की पूरी आर्मी फिसड्डी निकलती है। योंग हू पार्क सबको अकेले ही धो डालता है। सो फाइनली योंग हू पार्क और यीशिन के बीच फाइट होती है। पहले यीशिन योंग हू पर भारी पड़ता है, फिर योंग हू पार्क के पिताजी आत्माओं की दुनिया से उसे पावर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर योंग हू पार्क और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो यीशिन की जम के पिटाई करता है। जब यीशिन बुरी तरह से हार जाता है तो बहुत सारे हाथ जमीन फाड़ के बाहर आ जाते हैं और यीशिन की बॉडी को वापस अपनी दुनिया में ले जाते हैं। वेल इन बहुत सारे हाथों का क्या सीन है वो तो भगवान ही जाने। तो गाइस मूवी यहीं खत्म होती है। होप सो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।